राधे बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम आज डिस्कस करेंगे डायपोल मूवमेंट, क्योंकि डायपोल मूवमेंट में हर साल एक न एक सवाल आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग से इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनिक में भी है। जैसे हम IIT में भी पूछा है ऑर्गेनिक में सवाल डायपोल मूवमेंट से। जो हमारे पास में कन्फॉर्मर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि गाउच कन्फॉर्मर है, एंटी स्टेरॉइड है, तो वहाँ पर जीरो डायपोल मूवमेंट रहता है, गाउच का नॉन जीरो रहता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल है वो ऑर्गेनिक में भी पूछे गए डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड। तो केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मूवमेंट बेसिकली क्या है कि अगर हम देखो यहाँ पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये HF लिया, ठीक है ना। तो HF में देखेंगे कि इस पर क्या है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल HF कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दूं इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इस पर पॉजिटिव जितना है उतना ही इस पर क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या है वो स्मॉल डी है मानो, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। वो हमें पोलैरिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा कि कौन मॉलिक्यूल कितना पोलर होगा और कौन मॉलिक्यूल कितना लेस पोलर होगा, ठीक है। तो वी कैन से कि सिंपली डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। तो डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। दोनों में बराबर चार्ज है, कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, आपको साइन में लेना है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस सेपरेटेड टू अपोजिटली चार्ज पॉइंट्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई कि डायपोल मोमेंट बराबर हुआ हमारे पास में चार्ज ऑन एनी पॉइंट या पोल इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम क्या करें डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम ग्रीक लेटर म्यू से नोट करते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज क्यू है हमारे पास और डिस्टेंस क्या है स्मॉल डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो म्यू है बेसिकली जो क्यू होगा वो क्यू का जो यूनिट होगा वो कूलम होता है ऑलवेज, या और इससे भी छोटा यूनिट लेते हैं हम क्या ESU भी हो सकता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है, क्यू का यूनिट। और डी जो लेते हैं हम वो यहाँ पर किस में ले सकते हैं सेंटीमीटर में, या फिर ऐसा यूनिट में किस में ले सकते हैं हम ये मीटर में, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर और ESU में ले रहे हैं इसको, तो यूनिट ऑफ म्यू क्या हो जाएगा ESU सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर ये क्या हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है। दूसरा यूनिट क्या बन जाएगा ये कूलम मीटर। सॉरी इसका स्पेलिंग थोड़ा सही है, ठीक है। दिस इज व्हाट कूलम मीटर हो जाएगा दूसरा यूनिट, ठीक है ना। अब देखो जो मेन जो यूनिट होता है इसका बेसिकली उसको कहते हैं क्या डिवाइड, जो कि कैपिटल से शो करते हैं, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि जो जनरलाइज जो यूनिट है, तो यूनिट ऑफ म्यू
इज कॉल्ड डिवाइस और इसको कैपिटल डी से। अब देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बेसिकली क्या है कि इनके कन्वर्जेंस लिए हुए तो वे पहले से लिख लिए वो सारी एग्जैक्ट वैल्यूज, तो उसके हिसाब से आपको क्या है कि उसका पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट पेज आ गया। अब देखो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स लिखा हुआ है मैंने ये, ठीक है ना। तो देखो 1D इक्वल्स टू कितना होता है 10 पावर माइनस 18 ESU, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने ये लिया ना H और F लिया था, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D ऑलवेज किसी भी मॉलिक्यूल की जो होती है वो इन द रेंज रहती है 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की, और जो चार्ज रहता है वो इन द रेंज ऑफ किस में रहता है 10 पावर माइनस 10 कूलम के ESU के रेंज में रहता है ESU। तो देख लो तो 1D कितना हो जाएगा ESU सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 18, ठीक है ना। देख ले कि म्यू किसके बराबर था हमारा Q इंटू D के बराबर था, तो Q की वैल्यू कितनी है इन द रेंज ऑफ 10 पावर माइनस 10 और D की वैल्यू कितनी है 10 पावर माइनस 8, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा म्यू विल बिकम 1D और 1D कितना हो जाएगा 1D विल बिकम इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। तो ये देख लो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज आपको क्या है याद रखना है। अब देखो 1 ESU या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4.8 इंटू 10 पावर माइनस ये 10, ठीक है ना। ESU की वैल्यू बराबर होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम की। तो हम इसको क्या है कि 1 ESU को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 ESU बराबर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है ना। अब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 1 ESU की वैल्यू आ जाएगी कूलम में 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम, यानी कि 1 ESU की वैल्यू, जिसको कि हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब अगर 1D को हम कूलम मीटर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1D कितना था हमारा 10 पावर माइनस 18 ESU था, तो इसको 1 ESU की वैल्यू पुट कर दें अब किसके टर्म्स में कूलम एंड मीटर के टर्म्स में, ठीक है ना। तो 1D विल बिकम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 18 तो था ही हमारे पास ये, ठीक है ना। और ESU की वैल्यू कितनी आ रही है 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 10 पुट कर दी हमने, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 2। इसका पूरा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा ये 3.33 इंटू यानी कि 1D विल बिकम इक्वल्स टू ये वैल्यू हो गई हमारे पास जो किसमें है कूलम मीटर में। तो ये सारा जो कन्वर्जन है बेसिकली आपको प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं यहाँ पर वो सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होगा, ठीक है ना। आई थिंक ये पूरा कन्वर्जन सबको समझ में आ गया होगा यूनिट्स का। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो डिवाई है मेनली, और 1D इक्वल्स टू कितना 10 पावर माइनस 18 ESU या फिर 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर, ठीक है ना। वो क्या था ESU सेंटीमीटर में था 10 पावर माइनस 18। अब देखो हम यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेसिकली डायपोल मोमेंट के। तो डायपोल मोमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो क्या क्या है, तो मैंने पहले से लिखे हुए हैं कि डायपोल मोमेंट इज व्हाट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एरो। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास में CO2 मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, कि ये CO2 मॉलिक्यूल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। डायपोल मोमेंट वहीं पर एप्लीकेबल होगा या वहीं पर होगा
यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में रहेगा। तो देखो अब इसको हम क्रॉस एरो से डिनोट करते हैं, इसको शो क्यों करेंगे हम, वो क्रॉस एरो से शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। ऑलवेज जो एरो हेड होगा, ऑलवेज जो एरो हेड होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहेगा, जो एरो का टेल रहेगा वो ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इधर पुल कर रहा है इसको, ये इधर पुल कर रहा है, तो इसके लिए जो म्यू नेट आएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर। जैसे वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट्स, क्योंकि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे एटम्स हैं उसके अंदर, तो सबका अलग अलग डायरेक्शन है, पर्टिकुलर वो एंगल रहेगा सब बॉन्ड्स के बीच में। तो वो जो म्यू नेट की जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास अलग फॉर्मूला है, जो मैं अगले पेज पर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो पहली बात क्या हुई कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या हुआ कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस्ड एरो, ठीक है, बाय अ क्रॉस्ड एरो, इसको हम क्रॉस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात देखें, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ म्यू विल आल्सो इंक्रीज। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे हेलोजन के हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन ले लिया, HF, HCl, HBr, HI। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। तो दोनों का जो डिफरेंस है यानी x से -x में, ठीक है। अब x से -x का ये मॉड है एक तरह से, ये देख लें, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.9, 4 - 2.1, तो कितना आ गया 1.9। HCl के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cl का 3.0 है, इसका 2.1, तो 3.0 - 2.1 कितना आ गया 0.9। सिमिलरली इसका कितना रहता है 2.8, ठीक है। 2.8 में से 2.1 गया तो 0.7, ये 2.5 होता है तो 0.4। अब देखो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा 1.92 डी, ये डिवाइड है सारी वैल्यूज, ये भी किसमें है, ये वाली वैल्यू देखो घटती जा रही है, HF से लेकर के HI तक ये वैल्यूज क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ये वैल्यू 1.92, ये 1.03, ये 0.78, ये 0.38 डी, ठीक है ना। तो ये अगला कैरेक्टरिस्टिक हुआ इसका कि अगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा। सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, फॉर्मूला जो था वो क्या था, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, ठीक है। अगर क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कि ये यहाँ पर क्या है, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स म्यू इज ऑलवेज 0, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जैसे हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, ये कैसा है नॉन पोलर, तो ये म्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो म्यू क्या हो गया इसके लिए 0 हो गया, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हमारे पास Cl, C ट्रिपल बॉन्ड Cl, ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी म्यू नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखें हम यहाँ पर
कि द फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है मान लो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में मान लो जैसे अनसिमेट्रिकल में अभी HF HCl वाले मॉलिक्यूल तो हुए, या फिर कोई भी इस तरह का मॉलिक्यूल ले ले यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CF है ये मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली क्या है कि CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये कैसा है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसके लिए म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अगला कहता है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड एज। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का जो कैलकुलेशन होगा कि मान लो कि ये हमारे पास में कोई भी एक ए एटम है, इससे दो एटम जुड़े हुए हैं, ये बी एंड बी, ठीक है ना। मान लो बी एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके कारण मूवमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा, इसके कारण मूवमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा। एंगल इनके बीच में कितना है, ये थीटा एंगल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो म्यू नेट जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा म्यू आर, ठीक है ना। तो म्यू आर की जो वैल्यू होगी दैट इज म्यू आर विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां से हम म्यू नेट निकाल सकते हैं। अब देखो अगर म्यू की वैल्यू क्या बेसिकली 0 है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 म्यू वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, म्यू की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। इफ थीटा इज 180 डिग्री तो म्यू क्या हो जाएगा मिनिमम, यानी 0 रहेगा, ठीक है ना। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूला से हम म्यू नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगले पेज पे मूव करते हैं। देखो कि परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर हम म्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो दैट इज द परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑलवेज बराबर हो जाएगा म्यू ऑब्जर्व, यानी एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट किया हुआ है, जो डिटरमाइन किया हुआ है, ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑलवेज क्या होगी कि हम बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड मानेंगे, तो जो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज 1 यूनिट चार्ज लेंगे, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है हमेशा। तो यहाँ पर म्यू थ्योरेटिकल जो ऑलवेज आएगा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, कि म्यू थ्योरेटिकल लिख दूं मैं TH इसको, इसकी वैल्यू क्या है Q × D। अब D तो मॉलिक्यूल पे वेरी करेगी, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ × D। अब ये किस में आएगा कूलम मीटर में, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर हो जाएगा म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। इस पर सवाल पूछे जाते हैं कई बार, आपको अलग अलग तरह से लैंग्वेज चेंज कर देगा, डेटा चेंज कर देगा। कहीं पर आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है ना, और वो परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करा लेगा, यानी दो एटम के बीच में डिस्टेंस बता करके। जैसे मैंने एक सवाल यहाँ पर लिया हुआ है अभी, उसको डिस्कस करते हैं हम। तो ये वाला सवाल है, डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.6 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है ना। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज 1.41 एंगस्ट्रॉम। देन परसेंट आयनिक कैरेक्टर इसमें कितना हो जाएगा, तो सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखें कि पहले म्यू ऑब्जर्व हमको दिया हुआ है कि
कितना 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 30। अब ये कूलम मीटर में दिया है तो हमको भी कैलकुलेशन किसमें करनी है, कूलम मीटर में। न्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.41 इंटू 10 पावर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा कि म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 200, ठीक है ना। इनटू क्या कर देंगे इसको 100 भी है, पिछले पेज पे मैंने दिया था नहीं 100 देखता हूँ, ठीक है ना। तो प्रीवियस में क्या है इनटू यहाँ पर 100 और कर लेगा इसको, ठीक है ना। आगे देखें हम इंटू 100 तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो कि 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाई कितना है ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू कितना है ये जो कैलकुलेट किया हमने डिस्टेंस, सॉरी म्यू थ्योरेटिकल कितना है 1.41 इंटू 10 पावर माइनस 10। अब देखो ये माइनस 19 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज भी है, ठीक है ना। तो ये 1.6 है, ये 1.41 है इंटू 100 भी हमारे पास में, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ये बी, ठीक है ना। ये वैल्यू बन जाएगी ऑलमोस्ट 11.5, ठीक है ना, आयनिक कैरेक्टर हो जाएगी। तो इस HBr के अंदर कितना परसेंटेज है आयनिक कैरेक्टर, यानी कि ये 11.5% आयनिक है, और उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88.5% कोवेलेंट कैरेक्टर है HBr के अंदर एज पर दिस डेटा। अब अगली क्लास में हम इसके एप्लीकेशन करेंगे और IIT में आए हुए सवाल, हर साल सवाल पूछे जाते हैं डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, चाहे वो एडवांस में या जेईई मेंस में, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या बहुत सारी चीजें हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं वाइंड अप करता हूँ लेक्चर को। ओके, बाय टू एवरीबॉडी, शुभ रात्रि।